आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है, ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे। ठीक है, ताम्र यानी तांबा, ठीक है, काल यानी समय, तो यानी ताम्र काल वो था, यानी जिसको अगर आपने पढ़ा हो, मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हो, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, जिसको हम लोग कैल्कोलिथिक या चाल्कोलिथिक भी बोलते हैं। अब आप समझिएगा, कैल्कोलिथिक, कैल्को का स्पेलिंग जो होती है सी से स्टार्ट होती है, सी यानी कॉपर, कैल्कोलिथिक, ठीक है। ताम्र यानी कैल्कोलिथिक को हम लोग बोलते हैं ताम्र पाषाणिक काल भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये अगर ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ आपको पढ़ना है तो इसका आप मेरा कैलकुलेटिक एज पर मैंने वीडियो बनाए हैं, पार्ट बने हुए 1 2 3, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिए। ये जो आपका है रिवीजन की तरह होगा ये वाले वीडियो। तो देखिए, हम लोग ताम्र काल का मतलब आप समझ चुके हैं, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ, ठीक है, जिसमें तांबा और पत्थर यूज़ होता था, ठीक है। ऐसी संस्कृति को हम लोग ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ बोलते हैं। अब हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे। तो बच्चों, अगर याद हो आपको, जब हम लोग कैलकुलेटिक एज पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक देमाबाद, देमाबाद का नाम सुना होगा आपने, महाराष्ट्र में पड़ता है। उसी में कैलकुलेटिक कल्चर में हम लोगों ने जोरवे कल्चर की बात करी थी। अगर जोरवे कल्चर की बात पढ़ी, जोरवे कल्चर हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने देमाबाद, चंदोली, इनाम गांव, रिवासा, ये सब की बात करी थी। और महाराष्ट्र में लोग जो दफनाया जाता था, नॉर्थ टू साउथ दफनाया जाता था, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ दफनाया जाता था। ये जोरवे कल्चर जो होता है महाराष्ट्र में था, उसका एक पार्ट था कि घर के जो घर बने होते थे उसमें जब कोई मर जाता था तो उसको नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में दफनाया जाता था घर के नीचे, ठीक है। ये जोरवे संस्कृति का एक कल्चर का उनका एक अभिन्न हिस्सा था। तो आप ध्यान में रखिएगा, और साथ में ये ध्यान रखिएगा, जो कब्र जो होती थी, जो दफनाया जाता था, उसमें जो सर जो होता है, आपका हेड जो होता है ना, वो जो होता था नॉर्थ साइड में होता था आपका, ठीक है। नॉर्थ साइड में जो होता था उसका हेड पोर्शन होता था। ये देखिए, कब्रों में सिर प्राय उत्तर की ओर मिले हैं, ये सामने आपका लिखा हुआ है। ये देखिए, जो प्रश्न के नीचे जो सॉल्यूशन है उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग इसको पहले रफ करते हैं। ठीक है, पहला हो गया आपका, ठीक है, पाषाण काल का पहला क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपको आंसर आपका नॉर्थ टू साउथ है, ध्यान में रखिएगा, सामने आपके सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। पहले वृहत का मतलब होता क्या, वृहत यानी बड़ा, ठीक है, पाषाण यानी पत्थर या स्टोन, यानी कि वृहत यानी बड़ा, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेघा भी बोल सकते हैं, मेघा, ठीक है। और जैसा कि हमने बोला था पाषाण को हम लोग लिथ बोलते हैं, तो ये हो गया आपका मेघा लिथ, ठीक है। यानी वृहत पाषाण का मीनिंग अब हम लोगों ने निकाला मेघा लिथ, ठीक है। मतलब मेघालिथ का मीनिंग आप निकालोगे तो मेघा यानी बड़ा और लिथ यानी पत्थर, ऐसी संस्कृति जहाँ बड़े बड़े पत्थर जो स्टोन यूज हुआ करते थे। अब दूसरे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि जो सामने आप देख रहे हो वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, ये सीधा का सीधा यूपी पीसीएस मेंस 2009 में आया है। तो जब हम लोग साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, साउथ इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक मेगालिथिक कल्चर चलता है, मेगालिथिक कल्चर पढ़ाया जाता है। मेगालिथिक कल्चर में आप होता क्या था कि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मेगा यानी बड़ा, लिथ यानी पत्थर। यहाँ पे जो कब्रें जो होती थी, कब्रें जो होती थी एक सराउंड मतलब घेरा बनाया जाता था, जैसे किसी को गाड़ दिया गया, दफना दिया गया, तो उसको चारों तरफ से राउंड में, ज़्यादातर ही राउंड में बड़े बड़े पत्थरों से घेरा बना दिया जाता था, ठीक है। जैसे कोई कब्र है उसको दफना दिया गया, फिर उसको चारों तरफ से एक सर्किल की तरह घेरा बनाते थे, बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। तो लिमिट नहीं होती थी, बहुत छोटे छोटे पत्थर नहीं होते थे, बड़े बड़े पत्थरों से, जैसे नाम से ही पता चल रहा है इस बृहद पाषाण स्मारक, बड़े बड़े पत्थरों से उसको सराउंड किया जाता था। ये
साउथ इंडियन की एक संस्कृति का हिस्सा है। जब हम लोग यूपीएससी लेवल पर इसको करेंगे तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। अभी ये वीडियो जो आपका है सीधा का सीधा यूपी पीसीएस में, जो अपर सबऑर्डिनेट में, लोअर सबऑर्डिनेट में और हमारा एसएससी सीजीएल में इतने आ चुके हैं, आने की पॉसिबिलिटी है कि उसमें भी, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। दूसरे क्वेश्चन को, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। अब ऑप्शन देखिएगा, ए क्या बोल रहा है, सन्यासी गुफाओं के रूप में, ठीक है। मृतक, बी देखिए, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। सी बोल रहा है मंदिर के रूप में। डी बोल रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसे कि हमने आपसे बोला ही था, वृहद पाषाण स्मारक मेगालिथिक मेगालिथिक कल्चर साउथ इंडियन का हिस्सा था, और इसमें लोगों को दफनाया जब जाता था और बड़े बड़े पत्थरों से घेरा बनाया जाता था। तो आप देखिएगा, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, बी इसका आंसर सही है, ठीक है, बी सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी दो क्वेश्चन आपके हो गए। अब बच्चों, अगर मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरा नाम सत्येंद्र है। अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे, जैसे कि मैंने जस्ट चैनल स्टार्ट किया अपना शिक्षा अकेडमी के नाम से, तो एंशियंट हिस्ट्री मैंने स्टार्ट करी है। एंशियंट हिस्ट्री क्या, आप लोग प्री हिस्ट्री स्टोन एज से आप लोग पढ़ते जाओगे, स्टोन एज से फिर कैलकोलिथिक कैलकोलिथिक कल्चर पढ़ोगे, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे। इस मेरे 24 अराउंड वीडियो पढ़े हैं। अगर ये वाला जो आज का लेक्चर है, अगर आप इसको पूरी तरीके से समझना चाहते हो, तो वो वाली प्रीवियस लेक्चर जो एक बार देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत काम में आएंगे, उससे आपकी सोचने की शक्ति, एनालिसिस पावर थोड़ी इम्प्रूव होगी, ठीक है। वैसे आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सीधे सीधे आप कर जाओगे, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। दो क्वेश्चन हो गए आपके। अब देखिएगा बच्चों, थर्ड थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था। मानव ने, ह्यूमन ने सबसे पहले कौन सा अनाज यूज़ करा था। पहले तो मैं इसका सीधा का सीधा आपको आंसर देना चाहूँगा, ठीक है। अगर आपको पूछ रहा है सबसे पहले इंसान ने कौन सा अनाज यूज़ करा था, तो आप सीधे के सीधे टिक करते हुए आ जाएंगे जौ, ठीक है, जौ, ठीक है। जौ को हम लोग बोलते हैं बार्ले, BARLEY, बार्ले। सबसे पहले जौ यूज़ हुआ था, मानव ने सबसे पहले जौ यूज़ किया था। एट अ ग्लोबल लेवल की बात हो रही है, सबसे पहले अगर बोले सबसे विश्व में सबसे पहले जो होता है ना, कौन सा अनाज यूज़ हुआ था, तो आप लगा देंगे जौ, बार्ले, ठीक है। अब ये देखिए, इसका जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले मैंने आंसर बता दिया आपको, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। आधुनिक मानव समाज द्वारा, आधुनिक का मतलब मॉडर्न, मानव का मतलब ह्यूमन, समाज का मतलब सोसाइटी। अगर हम लोग बात करें पूरे के वर्ल्ड में, जो इंसान इंसान जो था, जो समाज में रहता था, उसमें मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया, मॉडर्न ह्यूमंस में, ठीक है। 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया। अब ये देख रहे हो लिखा हुआ है, जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई, ठीक है, जई। अब देखो, जो सबसे पहले लिखा हुआ है, जो होता है सबसे पहले लिखा हुआ है, ये एक इंडिकेटर शो कर रहा है कि सबसे पहले जो ह्यूमन ने जो अनाज यूज़ किया, सबसे पहले जौ यूज़ किया। तो आपको ध्यान में रखना है, ग्लोबल लेवल पर वैश्विक दृष्टि से देखें, जैसे क्वेश्चन आता है सबसे पहले इंसान ने कौन सा अनाज यूज़ करा, तो आप बोलोगे बार्ले या जौ, ठीक है। सबसे फिर देखो क्या लिखा हुआ है, गेहूँ, फिर क्या लिखा हुआ है, चावल, फिर क्या लिखा हुआ है, मक्का। अब इतना ही तक रहने दीजिए, जौ, गेहूँ, चावल, मक्का। सबसे पहले जौ, फिर गेहूँ, फिर चावल, फिर मक्का। अब आप देखिए, अब मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो, आगे जाते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे थे हम लोग, वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ, जिसको हम लोग बार्ले भी बोलते हैं, 8,000 ईस्वी के आसपास, 8,000 ईस्वी के आसपास। तो सबसे पहले वैश्विक दृष्टि से देखा जाए, ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं, तो जो सबसे पहले हमने बोला है कि बार्लिक जो यूज़ हुआ था, और वो कहाँ यूज़ हुआ था, अब हम लोग, मैं एक्चुअली बोल देता हूँ, अगर स्लाइड में अगर नहीं दिखाई दे तो आप, है, ठीक है। 8, हाँ, तो देखिए, सर्वप्रथम जो होता है बार्ले, 8,000 BC, इस 8,000 BC में जो हमारा जो यूज़ हुआ था, हमारा कहाँ यूज़ हुआ था, ये देखें, में निकट, नियर ईस्ट मेडिटेरेनियन,
नियर ईस्ट भूमध्य सागर, भूमध्य सागर को बच्चों हम लोग मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 8000 बीसी में जो सबसे पहले जो वैश्विक दृष्टि से जो सबसे पहले अनाज यूज़ किया जौ, और वो कहाँ यूज़ हुआ आप देखिएगा, नियर ईस्ट भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया, ठीक है। एक बात तो कंफर्म हो गई, वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले जो जौ था 8000 बीसी में निकट नियर ईस्ट भूमध्य सागर, जिसे हम लोग बोल सकते हैं नियर ईस्ट मेडिटेरेनियन एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश, ठीक है। अगर मैप पे देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ ये कौन सा एरिया था, ठीक है, यहाँ पर यूज़ किया गया, ठीक है। एक बात तो क्लियर हो गई। अब आपको इतना पता चल गया कि ग्लोबल अगर बात करें तो सबसे पहले जो अनाज जो था वो जो यूज़ हुआ, जिसको हम लोग बार्ले भी बोलते थे, और ये वाला एरिया, ठीक है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बीच का मैं सब गायब कर रहा हूँ, अब मैं जितना अंडरलाइन कर रहा हूँ वो देखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत यानी इंडियन, उपमहाद्वीप को बोलते हैं हम लोग सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो अब देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम उगाया जाने वाला खाद्य अनाज, भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम उगाया जाने वाला खाद्य अनाज गेहूं है, वीट है, जो मेहरगढ़ पाकिस्तान में लगभग 7000 ईसा पूर्व में उगाया गया है, ठीक है। अब दो बातें यहाँ से निकल के आती हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि मानव ने सर्वप्रथम कौन सा अनाज यूज़ किया, जो क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है, तो आप लगाओगे जौ, ठीक है, जिसको हम लोग बरले बोलते हैं। लेकिन अब वो पूछता है अगर भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम उगाए जाने वाला खाद्य अनाज कौन सा था, भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, में उगाने वाला अनाज जो था वो था आपका गेहूँ, वीट, और जगह कौन सी थी, मेहरगढ़ पाकिस्तान में लगभग 7000 बीसी में उगाया गया, ठीक है। अगर बच्चों, अगर आपने मेरे प्री हिस्ट्री वाले वीडियो में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है, अगर आप देख लोगे तो आपको वीडियो बहुत काम में आएंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करने में। जैसे जब मेंस एग्ज़ाम होता है यूपीपीसीएस का, वो जो थ्योरीज जो मैंने बताई है थोड़ी बहुत काम में आएगी, ठीक है। आप एक बार कोशिश कीजिए उसको देखने की, अभी यहाँ पे आप कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। इतनी सर्दी हो रही है बच्चों, यहाँ पर फॉग बिल्कुल परेशान कर रहा है, तब भी वीडियो हम लोग बनाना है आप लोगों के लिए। मेरी कोशिश है कि अच्छे से अच्छा बनाऊं। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये यूपीपीसीएस के लिए और सीजीएल के लिए बहुत काम में आएगा, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले गेहूँ मेहरगढ़ पाकिस्तान में, और ये मेहरगढ़ में बस्ती बस्ती जो भी था, मैंने पहली मेसोलिथिक नियोलिथिक एज जो वीडियो उसमें देख लेना आप लोग, ठीक है, आप समझिएगा। अब देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो गई। अब तीसरी बात क्या निकल के आती है, भारत में जिस खाद्य अनाज का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह है चावल। अब तीसरा क्वेश्चन बनेगा, एक वर्ल्ड लेवल पर बना, ठीक है। सबसे पहले अनाज कौन सा यूज़ हुआ आपका, बोलोगे जौ। अब वो दूसरा बोलता इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले क्या उगाया गया, वीट, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। पहले बात करूँ तो मेहरगढ़ पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा रहा है, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पूछेगा वो गेहूँ आ जाएगा। अब वो पूछता है कि भारत में जिस खाद्य अनाज का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह है चावल, राइस। राइस की बात करूँ तो कौल्डी विवाह, कौल्डी हुआ, जो कि बेलन रिवर के पास पड़ता है, यहाँ पे बेलन रिवर नियर आपका इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास उस समय बेलन रिवर हुआ करता था, बेलन रिवर, बेलन वैली, वहाँ पर आपका कोल्डी हुआ था, वहाँ से आपको राइस के एविडेंस मिले गए। अब वो पूछेगा भारत में जिस खाद्य अनाज का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो वो आप बोलोगे क्या, राइस, ठीक है। टाइम भी लिखा हुआ है, ये साक्ष्य लगभग 6500 ईसा पूर्व का है, ठीक है। और यही यहीं पे इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के पास ही आपका वो है। चलिए तो बैक स्लाइड में जाते हैं हम लोग। अब आप देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, इसका आंसर आपने जो लगा लीजिए, ठीक है। ये हो गया अपना। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, भारतीय
चौथा क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? जो अभी सामने आप स्लाइड देख रहे हो, इसमें मैंने खुद ही एक्सप्लेन किया था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं, मेहरगढ़ में मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसका आप आंसर मेहरगढ़ लगाओगे। मेहरगढ़ में जो आपका गेहूँ जूं सब उगाया जाता था, और मेहरगढ़ एक बहुत इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक नियोलिथिक एक साइट है, यहाँ पे प्राचीनतम बस्तियाँ पाई गई थी। ठीक है, ये मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है, सब एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब देखिए इस चौथे का आंसर, आप भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ठीक है मेहरगढ़। अगर ग्लोबल लेवल पर सबसे पहले पूछता तो आप बोलते ना जो हुआ था सबसे पहले। ठीक है, चौथा हो गया आपका आंसर। अब देखिए आप पांचवा, पांचवा क्या बोल रहा है, खादान यानी खाने पीने की जो खादान जो होते हैं कि कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। बहुत इजी है, जैसे कि हमें पता है खादानों की जो कृषि जो होती है, न्यूलिथिक एज जो रेवोल्यूशन जो हुआ था, मतलब कि जैसे हम लोग पैलियोलिथिक मेसोलिथिक नियोलिथिक पढ़ते हैं, तो नियोलिथिक वो एज थी जिसमें हम लोग बोलते थे खादान जो होते हैं, गेहूं जो ये सब इसकी खेती बाड़ी जो थी स्टार्ट हुई थी। तो नियोलिथ को बोलते हैं अपन लोग नव पाषाण काल। नियो यानी नव, लिथ यानी पत्थर, तो इसका निकल के आता है नव पाषाण काल। बच्चों देखो हिंदी के साथ इंग्लिश यूज़ करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न के हिसाब से हमें भी अपने आप को ढालना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नियोलिथिक एज में। ठीक है, पांचवे का आंसर आपका ए लगा लीजिएगा। ठीक है, तीनों तीसरा हो गया। तीसरे वाले का जो एक्सप्लेनेशन जो आप देख रहे हो सामने, ध्यान में रखना। चौथा आपका हो गया भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़। ठीक है, गेहूं जो और भी बहुत कुछ यूज हुआ था, आप लोग स्लाइड में देखिएगा। ठीक है, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नियोलिथिक एज रेवोल्यूशन। नियोलिथिक का मतलब नियो यानी नव, लिथ यानी पाषाण, तो नव पाषाण हो गया आंसर, ए हो गया। ये देखिए कितना इजी था यूपीपीसीएस 2005 में। और चौथा क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएस 2007 में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में इंडियन उपमहाद्वीप को सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि एग्रीकल्चर के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो यूपी पीसीएस में भी आ चुका है और लोअर में भी आ चुका है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, भारतीय उपमहाद्वीप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो हमने पढ़ा था। इसका आंसर अगर आपको ध्यान हो, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ में। ठीक है, इसका आंसर मेहरगढ़ है। ठीक है, पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। यहाँ से लगभग 7000 ईसा पूर्व काल में गेहूं एवं जूं की खेती के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर गेहूं और जूं की खेती होती थी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कृषि के प्राचीनतम भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़, जो कि आपका बलूचिस्तान प्रांत में, बलूचिस्तान में पड़ता है, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, अब नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं जूं। ठीक है, ये हो गया। अगर भारत पूछता तो आप चावल कर देते, राइस कर देते, और गेहूं जो चावल तो वैसे ही माना जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की फसल है। हो गया क्लियर, इंडियन फसल है, सॉरी। ठीक है, छठा क्लियर हो गया, तो आप लगा दीजिएगा मेहरगढ़, सीधा का सीधा। कितना ईजी है बच्चों। चैनल को ग्रो करना है, मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ आप वॉच जरूर कीजिए। ठीक है, आप देखिएगा, मैं मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वीडियो अच्छे बनाऊँ। आप देखिएगा सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ठीक है, फिर वही चीज़ रिपीट हुई है, चालकोलिथिक। चालकोलिथिक भी बोल सकते हैं, कैलकोलिथिक भी बोल सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कैलकोलिथिक, कैलकोलिथिक लिखा रहता है। ठीक है, अब कैलकोलिथिक आप देखोगे सी से स्टार्ट होता है। सी यानी कॉपर यानी तांबा, समझिएगा। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? देख समझिएगा, चालकोलिथिक। अब अगर पता हो चालकोलिथिक या कैलकोलिथिक, ठीक है, सी यानी कॉपर, लिथ यानी पत्थर या स्टोन।
यानी कि कैल्कोलिथिक को आप कंबाइन करोगे कॉपर सी, लिथ यानी पत्थर, यानी कि ऐसी संस्कृति जिसमें तांबे के साथ साथ पत्थर का यूज हुआ करता था, वो संस्कृति आपकी कैल्कोलिथिक कहलाती थी। तो यानी तांबा प्लस पत्थर, आप इसका मीनिंग निकालिएगा, ताम्र पाषाण हो गया, ताम्र यानी तांबा, पाषाण यानी पत्थर। तो यानी कैल्कोलिथिक कल्चर ऐसा कल्चर था जिसमें तांबे के साथ साथ पत्थर का यूज हुआ करता था। उस संस्कृति को हम लोग ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां बोलते थे। तो अब देखिएगा सात्विक आंसर, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी बोला जाता है। अब आप देखिएगा ताम्र पाषाण युग आ गया, ताम्र यानी कॉपर, ताम्र यानी तांबा, तांबा यानी कॉपर, पाषाण यानी लिथ। तो इसका मीनिंग निकल के आ गया ना, कैल्कोलिथिक। ठीक है बच्चों, सात्विक आंसर आपका सी। ठीक है, कितना इजी था, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन आया हुआ है, कितना इजी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 8, निम्न में से, आठवां कर रहे हैं, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों, इसको कैसे करते हैं अब हम लोग, कोट दीजिए, मैंने सी ऑप्शन लिया। जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं तो ये कोट दीजी जो है इधर पड़ता है। ठीक है, और ये जो साइट है कोट दीजी, एक सिंधु घाटी सभ्यता की जियोग्राफिकल साइट है। काली बंगा या काली बंगन, काली यानी ब्लैक, बंग यानी बैंगल्स, यानी राजस्थान में काली बंगा एक साइट थी जो काली रंग की चूड़ियों के लिए फेमस है। ये दोनों सी और डी आपकी हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति की भौगोलिक क्षेत्र में आते थे ये दोनों। ठीक है, जियोग्राफिकल साइट थी। अगर आप ध्यान से देखो तो मेहरगढ़ की मैं एक बार ध्यान दिलाना चाहूँगा। जैसे मैंने आपसे बोला था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं आपके मेहरगढ़ में मिले हैं, और इधर मेसोलिथ नियोलिथ में प्राचीनतम बस्तियां भी यहीं पर पाई गई हैं। यानी कि ये अगर मेहरगढ़ की मैं बात करूं, मेहरगढ़ जो था पाषाण संस्कृति, मेसोलिथ नियोलिथ जो था उस संस्कृति में भी रहा, और ये हम लोग का हड़प्पा सभ्यता में भी रहा। कैसे? ठीक है, जैसे कि ये एक मैप बनाया मैंने, ये है आपका इंडिया, और हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता इतने एरिया में फैली हुई थी, और इधर ही आपका आपका मेहरगढ़ भी पड़ता था। यानी कि मेहरगढ़ जो था आपका हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी आया, अवशेष हमें मिले। और साथ में हम लोगों ने यही बोला कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सब कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो थे हमें यहीं से मिले हैं, मेहरगढ़ से। प्राचीनतम बस्तियां भी यहीं से मिली हैं। तो यानी मेहरगढ़ ही आपका एक ऐसी साइट है जिसमें पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगर आप सी और डी को देखोगे तो सी डी जो थे आपके आपके पुरा पाषाण स्थल नहीं है, ये आपकी कोट जी जो है, और कालीबंगा जो ये दो हैं सी और डी, दोनों हड़प्पा सभ्यता की जियोग्राफिकल साइट है। ठीक है, ये आपके आंसर में नहीं हो सकते हैं। ये दोनों इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता में जब मैं पढ़ाऊंगा तो जियोग्राफिकल साइट बताऊंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो ये दोनों आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट पार्ट में आ जाएंगे। लेकिन मेहरगढ़ इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले जो आपका मेसोलिथिक था, न्यूलिथिक था, उसमें आपका प्राचीनतम बस्तियां और एग्रीकल्चर के जो प्रमाण जो थे वो मेहरगढ़ में थे, और ये साथ साथ आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के बेल्ट में भी आ रहा है। तो इस हिसाब से आपका आंसर मेहरगढ़ होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपको कुछ चीज़ें बच्चों ये फैक्ट की तरह दिख रही है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि थोड़ा एनालिसिस करके पढ़े हम लोग, कि मतलब कि एक अप्रोच हम लोग की कन्वर्ट हो, मतलब फैक्ट तो हों लेकिन हम लोग की थ्योरेटिकल मतलब एक लिखने वाली जो होती है, मतलब एनालिसिस डेप्थ में जाने वाली वाली बात होती है,
वो हम लोग अगर इसकी पूरी बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप पुराने वीडियोस ज़रूर देखिए, उसमें आपको चीज़ें क्लियर होंगी। मैं अभी नहीं बोलूँगा, अगर आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा पहले इस वीडियो को देख के आप कमेंट कीजिए, बुरा लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो बताइए। जैसा आपका वो रिएक्शन होगा मैं उसमें अपने आप को और इम्प्रूव करूँगा। इम्प्रूव करते रहना है, करते रहना है, करते जाना है, ठीक है। ओके, तो 8 हो गए हमारे, अब 9वां देखिए आप। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? पहले नवदा टोली की बात करते हैं। नवदा टोली जो था, मैं बोलता जा रहा हूँ, नवदा टोली जो था, जब हम लोग कैलकोलिथिक या चालकोलिथिक कल्चर पढ़ते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ। जब ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ हम लोग पढ़ रहे हैं तो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में मालवा वाले बेल्ट पर, मालवा यानी मध्य भारत में इंदौर के पास आपका नवदा टोली एक साइट थी। पहली बात तो ये एक सीधा सीधा फैक्ट बता दिया, जो कि मिड भारत में आपकी मालवा बेल्ट के पास, इंदौर के पास नवदा टोली एक साइट थी, जो कि एक चालकोलिथिक या कैलकोलिथिक या ताम्र पाषाणिक संस्कृति का एक भौगोलिक क्षेत्र था या भौगोलिक साइट थी, ठीक है। ये सीधा मैंने आपको बोल दिया। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है वो, फिर से आएगा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो आपको सीधा का सीधा ध्यान में रखना है, एच डी सांकलिया। एच डी सांकलिया, पहले तो ध्यान में रखिएगा, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो आप लगा दीजिए एच डी सांकलिया। एच डी, एच का मतलब हंस मुख धीरज लाल, एच डी हंस मुख धीरज लाल लिख लीजिएगा। एच डी कभी कभी क्या पता नहीं पूछ लें एच डी का, एच डी तो आपको ध्यान ना रहे एच डी क्या है, तो एच यानी हंसमुख, डी यानी धीरज लाल सांकलिया, ठीक है। ये सीधा का सीधा आपका फैक्ट हो गया, हिसाब से आपका सी आंसर हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा फिर वही आ गया, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? अभी मैंने बोला था नवदा टोली एक कैल्कोलिथिक कल्चर या चालकोलिथिक कल्चर या ताम्र पाषाणिक संस्कृति की एक भौगोलिक क्षेत्र है, जो कि आप इंदौर के पास पड़ता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जो आपका मिड भारत है, मध्य भारत है, जो कि मालवा बेल्ट बोलूँ मैं, जो कि इंदौर के पास वाला एरिया था, उसमें एक साइट पड़ती थी नवदा टोली। तो इसका पहले तो आप देखो, गुजरात आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, महाराष्ट्र आएगा, मध्य भारत मैंने जब बोल दिया कि इंदौर के पास पड़ रहा है, मिड में पड़ रहा है, तो मिड में अगर आप देखोगे तो मध्य भारत आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। इसके हिसाब से इसका आंसर तो मध्य प्रदेश हो गया। अब इसको आप ध्यान में रखिएगा, मैं थोड़ा बोलना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखिए पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, नवदा टोली, ठीक है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है, यानी नवदा टोली मध्य प्रदेश में मिड भारत में एक कैल्कोलिथिक या ताम्र पाषाणिक स्थल है, इंदौर के निकट। एक बात तो क्लियर हो गई, ये मध्य प्रदेश में है, इंदौर के पास है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, यहाँ से मिट्टी, बांस तथा फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। मिट्टी के, बांस के, फूस के चौकोर, ठीक है, और वृत्ताकार घर मिले हैं। ये एक ध्यान में रखिएगा, संस्कृति का उनका एक हिस्सा है कि वो लोग कैसे घरों में रहते थे। पढ़ते जा रहा हूँ मैं आगे। यहाँ के घरों के फर्श तथा दीवारों पर चूने का लेप किया, यानी कि पेंटिंग जो आज हम लोग करते हैं नैरोलेक, ये लोग भी पेंटिंग करते थे। यहाँ के घरों के जो फर्श होते, चाहे वो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर में हो चाहे सर्किल में, वो लोग दीवारों पर चूने का लेप लगाया जाता था। कैलकोलिथिक कल्चर का ये एक हिस्सा है। यहाँ पे मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, ध्यान में रखिएगा। जो देख रहे हो ना अभी नवदा टोली, मृदभांड के लिए फेमस था। मृदभांड यानी बर्तन, पोटरी, ठीक है, मिट्टी के बर्तन, पोटरी, और नवदा टोली बर्तनों के लिए बहुत फेमस था, ठीक है, जिन पर ज्यामिति आरेख उत्कीर्ण है। अगर ये सब आप जो एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, अगर आपने कैलकुलेटेड कल्चर की सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने वीडियो देख लिए,
तो आपको कैलकोलिथिक कल्चर में इतना बोल सकता हूँ कि पूरा का पूरा, चाहे आप यूपीपीसीएस का दे रहे हो या यूपीएससी का दे रहे हो, उसमें एक आपकी अप्रोच आ जाएगी, अप्रोच पता चल जाएगी कि इस चैप्टर को हमें कैसे पढ़ना है और क्या ये मेंस का क्वेश्चन आ सकता है क्या। मतलब मेरे कहने का मतलब मीन्स जो आप लिखोगे तो वहाँ पे सारी को डिटेल लिखी हुई है, चाहे वो कैलकोलिथिक कल्चर डिटेल में मैंने बताया है। ठीक है, यहाँ तक कि जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे और जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप कैलकोलिथिक कल्चर से कंपेयर करोगे, कंपैरेटिव स्टडी करोगे मेंस के लिए फॉर यूपीएससी, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि इधर क्या था और इधर क्या था, ये किस लिए फेमस था, ये किस लिए फेमस था। दोनों को मैंने बताया है, काफ़ी कोशिश करी है मैंने अपनी तरफ से। ठीक है, इतना ही बोलूँगा अभी मैं, जब कंप्लीट हो जाएगा वीडियो तब बात करूँगा। ठीक है, यहाँ की मुख्य फसलों में गेहूँ, अलसी, मसूर, काला चना, हरा चना, हरी मटर, खेसरी, चावल, ये सब कुछ यहाँ के लोग करते थे। नवदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच डी सांकेलिया ने कराया था। अभी इससे पहले ये यूपी लोअर 2009 में अभी मैंने सॉल्व किया था कि एच नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, तो हमने बोला था एच डी सांकलिया, एच यानी हंसमुख, डी यानी धीरज लाल सांकलिया। ठीक है, ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत तो है, साथ में ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है। ठीक है, यानी कि इतनी बड़ी साइट, इतनी तरीके का अनाज उपजा रहे हैं, इतने बर्तन के लिए फेमस है। ठीक है, लेकिन तब भी ग्राम स्थल था, समझिएगा। और इसी के आसपास हम जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी थी, वो आपकी देखें तो आपकी वो शहरी संस्कृति थी, समझिएगा। खेल है, मतलब कि ये ग्राम देख रहे हो, मतलब कि इतनी सारी अनाज उपजा रहे हैं, इतना सारा अनाज है, पोट्री के लिए फेमस है, घरों के फर्श पे दीवारों पर चूने का लेप भी करा रहे हैं लोग। लेकिन और इसी के कंटेम्प्रेरी, या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो संस्कृति थी उसके, हम लोग इंडस वैली पढ़ते हैं, वो शहरी थी। बहुत सारे जवाब आपको जो मेरे वीडियो से उसमें मिलेंगे आपको। ठीक है, और अभी मैं ज़्यादा नहीं, अभी इसको ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखो जिसकी तिथि ईसा पूर्व इतने से इतने के बीच में है। ठीक है, अभी इतना ध्यान में रख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब देखिएगा 11वां क्वेश्चन है, राग का टीला निम्नलिखित में किस नवपाषाण यानी नियोलिथिक स्थल से संबंधित है। इसका सीधा का सीधा आंसर आप लगाइएगा संगनकल्लू, संगनकल्लू बी। संगनकल्लू राग का टीला जो होता है निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है, संगनकल्लू। देखिएगा, जब हम लोग पढ़ते हैं तो कर्नाटक में मैसूर, आपने सुना होगा मैसूर, कर्नाटक में मैसूर के पास एक बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटक। ठीक है, ठीक है, कर्नाटक में मसूर जो है, मसूर के पास आपका वेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है। वेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में संगनकल्लू एक साइट है नियोलिथिक, यहाँ पे एक राग का टीला मिला है हम लोग को। ठीक है, ध्यान में रखना, जो खुदाई उदाई की गई तो उससे हमें सीधा सीधा आपको ध्यान में रखना है, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है। तो राग का टीला जो था बच्चों, कर्नाटक के पास, कर्नाटक में, कर्नाटक स्टेट है, उधर पे मैसूर के पास एक बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं संगनकल्लू। ठीक है, संगनकल्लू है वहाँ, जो कि एक नियोलिथिक या नवपाषाण साइट है, यहाँ से एक राग का बहुत बड़ा टीला मिला है। ये सब चीज़ें भी मैंने बताई हैं। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर हो गया आपका संग बी। ठीक है, ये आप देखिएगा, अब मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले एक बार रफ करते हैं। ये दोनों पेज देख रहे हो ना, सेम ही है, वो थोड़ा सा बस साफ करने के लिए, साफ दिखाने के लिए। अब देखिएगा 12वां क्या बोल रहा है, भारत में किस शिला से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। भारत में किस शिला
शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमबीपीसीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और यूपीपीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये फैक्ट आधारित क्वेश्चन, और इस पे मेंस में तो यूपीएससी ने पूछ ही चुका है, यूपीएससी पूछ चुकी है इस पे मेंस में। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर फैक्ट वाला तरह देख रहे हैं। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? पहले तो शिलाश्रय होता क्या है, जैसे कि हम लोग वॉल पेंटिंग जो होती है ना, भित्ति चित्र, दीवारों पर जो, या हम लोग की चट्टानों पे जो चित्र बने होते हैं ना, उसको हम लोग शिलाश्रय बोलते हैं। तो जैसे कि आप मध्य प्रदेश जाओगे, मध्य प्रदेश में आपका भोपाल से 30-40 किलोमीटर भीमबेटका एक हेरिटेज साइट है, ठीक है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है। यहाँ पर बहुत सारी हम लोग की गुफाएं बनी हुई हैं, और इन गुफाओं पे पेंटिंग भित्ति चित्र बने हुए हैं, जो कि आपका मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, दोनों की पेंटिंग में यहाँ पर दीवारों पे ओकर कलर में, रेड कलर में, ग्रीन कलर में, बहुत सारे कलर्स का यूज हुआ है, नेचुरल कलर का। यहाँ पर पेंटिंग शो की गई है दीवारों पर, चट्टानों की दीवारों पे, मतलब कि ग्रुप में पेंटिंग, डांस करते हुए, मतलब, या ये बोलो कि ग्रुप में शिकार करते हुए। इस पे यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन गिराया हुआ है, और मैंने ये चीज़ जो है अपने वीडियो में बताई है, बहुत अच्छे से कोशिश करी है मैंने कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये क्वेश्चन बिल्कुल डायग्राम से, मतलब कलर डायग्राम से मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो आप लोग लगा दीजिएगा। जो चट्टानों पे या भित्ति चित्र पाए गए सबसे ज़्यादा, वो भीमबेटका एक बहुत पुरानी साइट है, 60-70 हज़ार साल पहले, जिसमें हम लोग मेसोलिथिक, नियोलिथिक दोनों आ जाएगा। इससे दीवारों पे चित्र पाए गए हैं, और इन चित्रों की बहुत गजब का उस पर डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, जो भोपाल से ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ, यूपीएससी पूछ चुकी है मेंस में, और यूपीएससी जब पूछती है ना, तो उसको हम लोग फैक्ट पे नहीं दिखा सकते हैं, उस पर हम लोग डायग्राम दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये कलर डायग्राम मैंने अपनी स्लाइड में दिखाए हैं, इस वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं। ये तो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, यूपीपीसीएस लोअर अपर और सीरियल में, ठीक है। इस आप देखिएगा भीमबेटका, आप लगा दीजिएगा, इसका आंसर भीमबेटका हो गया, ठीक है। अब 13 देखिएगा, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक, बच्चों पहले तो ये ऑप्शन देखिए, अजंता, अजंता एलोरा, जब हम लोग गुप्ता वंश पढ़ेंगे तब का है ये तो। देखिए अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और अमरावती तो बहुत बाद में आई हैं, और भीमबेटका जैसे मैंने बोल चुका है, यही जो हम लोग की मेसोलिथिक और नियोलिथिक, जो कि एक पुरानी साइट है, ठीक है। मैसोलिथ, नियोलिथ जो हम लोग बोल रहे हैं 50,000 60,000, ये और अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, अमरावती, ये तो बहुत, जब गुप्ता वंश पढ़ेंगे, हम लोग एडी में पहुंच जाएंगे, तब की साइट है। और भीमबेटका ही एक सबसे पुरानी साइट है, जो कि हम लोग, जिसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल में काउंट करते हैं भित्ति चित्र के लिए, ठीक है, समझिएगा। तो इसका सीधा का सीधा आंसर देखिए भीमबेटका। अगर किसी ने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो इसको वैसे ही कर जाएगा, क्योंकि यदि तो उसको पता होगा कि अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, अमरावती बहुत बाद में आई हैं, और भीमबेटका ही एक ऐसी साइट थी, जो कि एक ओल्ड साइट मानी जाती है, जिसको हम लोग मध्य पाषाणिक काल में और नव पाषाणिक काल में काउंट होती है, ठीक है। यानी यही एक पुरानी साइट है, और ये बहुत फेमस साइट है, हेरिटेज साइट है, जो वॉल पेंट, भित्ति चित्र के लिए फेमस है, अपनी दीवारों पे जो पेंटिंग होती है उसके लिए फेमस है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? भीमबेटका, भीमबेटका, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, मध्य पाषाणिक प्रसंग में, मध्य यानी मेसो, पाषाण यानी लिथ, यानी कि मेसोलिथ, लिथ, मध्य पाषाणिक प्रसंग में, मध्य मेसोलिथ, मेसोलिथिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण यहाँ मिले हैं। जैसे कि हम लोग पता है कि मेसोलिथ एक ट्रांजिशनल फेज था, यानी कि जो कुछ ऐसी नियोलिथिक एज में चीज़ें जो थी, वो मेसोलिथिक एज में स्टार्ट हो चुकी थी, जैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। सीधा का सीधा भी इस स्लाइड से ध्यान में रखिएगा, जो हम लोग की मध्य पाषाण समय था, मेसोलिथ था, वहाँ पर हम लोग का डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो चुका था,
ठीक है। और उसके प्रमाण हम लोग को जो मिले हुए थे राजस्थान के बागोर में और आदमगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। फिर से मैं बोलूँगा, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। पहले तो मध्य पाषाण यानी मैसोलिथ, फिर मैं बोलना चाहूँगा मैसोलिथिक एज में या मध्य पाषाण काल में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन का मतलब पशु पालने का स्टार्ट हो चुका था। उसके प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हुए हैं वो आपकी जगह साइट कौन कौन सी थी? मध्य प्रदेश में आदमगढ़, राजस्थान के बागोर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, लिख लीजिएगा एमपी, ठीक है, और बागोर लिख लीजिएगा राजस्थान। ये मेसोलिथिक साइट है जहाँ से हम लोग को प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग चौपानी मांडो कितना फेमस है पोट्री के लिए, शायद बोलते हैं सबसे पहले, ये जो कि इलाहाबाद के पास पड़ता है आपका, बेलन वैली के पास चौपानी मांडो बहुत फेमस साइट है, ठीक है। सबसे पहले बोलते हैं यहीं पे शायद मिट्टी के बर्तन पोट्री जो होती है सबसे पहले शुरुआत हुई थी, बोला जाता है, ठीक है। अभी जितना बोला है ध्यान में रखिएगा। मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्राचीनतम सा आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। वही हुआ हो गया, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। फिर वही चीज़ आ गई, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जो हमने अभी बोला था, पशुपालन की शुरुआत जो कि मध्य पाषाण काल जो कि ट्रांजिशनल फेज था। पशुपालन की शुरुआत भारत में मैसोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल में हो गई थी, ध्यान में रखना है। अगर एग्रीकल्चर पूछे तो नियोलिथ, ठीक है, लेकिन पशुपालन बोले वो पशु को पालने की शुरुआत, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, आपका मध्य पाषाण काल में स्टार्ट हुआ था। और देखो मैंने साथ में आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश होशंगाबाद, और बागर आपका भीलवाड़ा राजस्थान में। ये अभी इससे पहले क्वेश्चन ही था। देखिए यूपीपीसीएस में इतना हल्का क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन था कि पशुपालन का प्रारंभ हुआ, पहले तो ध्यान रखना है मध्य पाषाण काल में, मेसोलिथिक एज में। और कौन सी वो दो साइट थी जो फेमस थी पशुपालन के लिए? एक थी आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश होशंगाबाद में पड़ती थी, दूसरी आपकी थी बागोड़ जो कि राजस्थान में भीलवाड़ा में पड़ती थी, ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखिएगा 16 में, 16 क्या बोल रहा है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? यानी कि वो ये बोलना चाह रहा था भारत में जो मानव सबसे पहले कहाँ रहता था उसका साक्ष्य जो मिला है तो कहाँ? इसको जो हम लोग जब पढ़ते हैं एनसीईआरटी तो इसका जवाब ये मिलता है कि भारत में लाखों साल पहले लोग रहा करते थे, शायद होमो इरेक्टस टाइप के थे, होमो सेपियंस नहीं। होमो सेपियंस यानी हम आधुनिक मानव बोलते हैं। 40,000 आज से 40,000 साल पहले होमो सेपियंस धरती पर आया, वो नहीं था। भारत में अगर मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है तो यहाँ पर भारत में लाखों साल पहले लोग रहते थे। उसका एविडेंस मिला है नर्मदा वैली के पास। लोग नर्मदा वैली के पास रहते थे या नर्मदा घाटी के आसपास रहते थे भारत में, लेकिन वो होमो सेपियंस यानी आज का मनुष्य नहीं था, वो होमो इरेक्टस टाइप का था जो काफ़ी साल पहले रहा करता था। और होमो सेपियंस 40,000 साल पहले आया धरती पे। तो ध्यान में रखिएगा भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। अगर आपसे पूछे भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है तो आपको नर्मदा वैली लगाओगे। लाखों साल पहले लोग नर्मदा वैली के आसपास रहते थे, लेकिन वो शायद होमो इरेक्टस टाइप के थे, होमो सेपियंस नहीं थे, ठीक है। तो आंसर हो गया नर्मदा। इसको वो ये भी बोल सकता था, ये भी पूछ सकता था क्वेश्चन में, भारत में मानव का विकास जो था एवोल्यूशन का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो आप बोल सकते थे कि नर्मदा वैली में, नर्मदा वैली में लोग रहते थे, वो होमो इरेक्टस टाइप के थे, ठीक है। इतना हो गया, डी इसका आंसर डी हो गया। हम लोग आगे आते हैं।
अब देखिएगा 17 क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 17 बोल रहा है आपका गैरिक मृद भांड पात्र। गैरिक मृद भांड पात्र, देखिए कितना कठिन नाम है, साथ में लिखा हुआ है OCP। इसका मतलब निकालना है क्या होता है। गैरिक मृद भांड पात्र, पहले तो इसका मीनिंग निकाल ले रहे हैं। ओ से हो गया गैरिक, ठीक है। सी से कलर्ड, पी से पोट्री। देखो पोट्री यानी मृदु भांड, कितना कठिन वर्ड है, अगर इंग्लिश में पता हो तो आसान लगेगा। पोट्री यानी मृद भांड या मिट्टी के बर्तन, मृद भांड बोलते हैं, भांड भी बोल सकते हैं, मृद भांड भी बोल सकते हैं, मिट्टी के बर्तन पोट्री। सी यानी कलर्ड, रंग, रंगे हुए। और ओ का मतलब होता है आपका ओकर, OCHRE, OCHRE लिख लीजिएगा। आपका ओ का मतलब क्या होता है, ओकर, OCHRE। अगर इसका मीनिंग होता है गेरुआ, आपने सुना होगा गेरुआ कलर, या मैं ये बोल सकता हूँ, आपने देखा होगा ऑरेंज कलर, बहुत सुने होंगे रंग दे गेरू, रंग दे गेरुआ, ठीक है। और जब मैंने इतना बोल दिया तो आपको कलर भी दिमाग में आ गया होगा कौन सा होता है। ये कलर आपका ऑरेंज टाइप में रहता है, रंग दे गेरुआ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। OCP, जिसको हम लोग ओ का मतलब इंग्लिश में होता है ओकर, OCHRE ओकर, हिंदी में बोलते हैं जिसको हम लोग गेरुआ, या आप इसको बोल सकते हो ऑरेंज, संतरी कलर, रंग ऑरेंज, ऑरेंज कलर बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। रंग दे गेरुआ तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इतना 17 में OCP का नामकरण हुआ था। OCP जो पोट्री थी उसका नामकरण हुआ था। अब समझिएगा इसका, इसका आंसर ए है, लगाना है आपको हस्तिनापुर में, ठीक है। जो OCP जो कि एक मृदभांड की एक कैटरी है, ओकर कलर्ड पोट्री, जो कि ऑरेंज कलर की होती है, उसका नामकरण हुआ था। आंसर है हस्तिनापुर, ठीक है। हस्तिनापुर जो कि यूपी में मेरठ के पास, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हस्तिनापुर, ठीक है। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा, गंगा यमुना दोआब जो पड़ता है, दोआब का मतलब मिलना, दो पानी वाले एरिया का मिलना, दो यानी दो, आब यानी पानी, दो या दो आप समझिएगा, दो आप, दो यानी दो, टू, आर यानी पानी, मतलब दो पानी वाले एरिया का बीच का जो क्षेत्र होता है वो दोआब कहलाता है, ठीक है। दो पानी वाले एरिया के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। अब क्या बोल रहा है, गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अत्यंत विस्तृत मृदभांड के नमूनों के कारण गेरू वर्णी मृदभा संस्कृति कहा गया। इसका साक्ष्य विशेषतः हस्तिनापुर एवं अंतरंगी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हस्तिनापुर और अंतरंगी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। 17 का ध्यान में रखिएगा, हस्तिनापुर और अतरंगी खेड़ा भी आ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हो गया 17। अब 18 देखिएगा, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अब ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट करा था तो ये बोला था भारतीय उपमहाद्वीप। 18 कर रहे हैं हम लोग, 18 पढ़ रहे हैं, एक बार मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ लेता हूँ। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। हमने बोला था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अगर याद हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो खेती बाड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे वो हमने बोला था मेहरगढ़, गेहूँ जो उपजाते थे, और भी बहुत सारे खजूर भी उपजाते थे, ठीक है। और यहीं आसपास हमारा कॉटन भी सबसे पहले इधर ही आसपास यूज हुआ है, और कॉटन को तो बोला ही जाता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की फसल है, ठीक है, कॉटन यानी कपास, ठीक है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, धोलावीरा, कालीबंगा, किले गुल मोहम्मद। अगर किसी ने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा हो तो ये तीनों साइट, किले गुल मोहम्मद, धोलावीरा, कालीबंगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट रही हैं, ठीक है। लेकिन मेहरगढ़ जो थी इससे पहले की साइट है, और लोग यहाँ पर खेती बाड़ी भी करते थे और रहते भी थे, तो आप समझ सकते हो आंसर मेहरगढ़ होगा। देखिए, अगर आपसे मैं बोलना चाहूँगा, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन समझिएगा फिर मैं बताऊँगा।
प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण। जो लोग परमानेंट जीवन जो होता है ना कि प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ में। ठीक है, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ एक ऐसी साइट है जहाँ पर बोला जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले खेतीबाड़ी की शुरुआत यहीं पर हुई। भैया खेतीबाड़ी की शुरुआत जब हुई है तो लोग यहाँ पर परमानेंट रहते भी तो होंगे। कृषि के जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले अगर बोला गया कि कृषि के मिले हैं तो लोग जहाँ पर चीज़ मिली वहीं पे तो रहना पसंद करेंगे, तो वहीं पे तो और लोग रहेंगे, तो मेहरगढ़ ही होगा ना इस आपका आंसर। ठीक है, और एक सबसे पुरानी साइट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज और फिर हड़प्पा तो बाद में आई है हमारी। तो इससे भी ये पता चलता है कि लोग हड़प्पा संस्कृति से पहले लोग रहा करते थे, वो मेहरगढ़ साइट थी। ठीक है, मेहरगढ़ जो कि 7000 BC की बोल रहा है, और हड़प्पा 5000 की बात है, 5000 के आसपास की। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका मेहरगढ़। अगर इन सभी चीज़ों का आपको जवाब चाहिए है ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं सब्जेक्टिव की तरह, तो एक बार ट्राई कीजिएगा थोड़ा एनालिसिस करने की जो मैंने वीडियो में बताया। ठीक है, इस हिसाब से आंसर हो गया आपका डी। बहुत आसान थी। आप देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? जैसा कि हम लोग, मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कश्मीर में एक जगह थी बुर्ज होम, पिट डवेलिंग हाउस। पिट डवेलिंग हाउस का मतलब गड्ढों में घर बना के रहना के लिए एक फेमस ही बुर्ज होम। अगर आपने मेरा ये न्यूलिथिक एज वाली वीडियो देखोगे तो मैंने यहाँ पे मैप में बताया हुआ है कि बुर्ज होम कहाँ पड़ता है। और जम्मू इंडिया में एक ऐसी साइट थी जम्मू कश्मीर में, बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर में लोग जहाँ मर जाते थे तो उनके साथ उनका पालतू जीव उनके साथ दफनाया जाता था, और सबसे पालतू यानी कुत्ता, कुत्तों का ही ज़्यादातर दफनाया जाता था। गड्ढे वाले घर होते थे जिन्हें पिट डवेलिंग हाउस बोलते थे। तो ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम एक ऐसी साइट थी इंडिया के अंदर जहाँ पर लोगों के साथ कुत्ता दफनाया जाता था। आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, जो जो और जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम पड़ता, बुर्ज होम आता था। चिरान तो बिहार में है, मास्की तो साउथ इंडियन पहुँच गया, ब्रह्मागिरी कहीं और दूसरी जगह है, बुर्ज होम ही आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो बुर्ज होम इसका आंसर हो गया। और वैसे भी आपको सीधा सीधा ध्यान में रखना है, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तो कौन सी ऐसी जगह थी इंडिया के अंदर जहाँ पर इंसानों के साथ कुत्तों, उनके पालतू पालतू एनिमल को साथ में दफनाया जाता था? मिला है, सावधान कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है, कुत्ते दफनाए जाते थे। तो जम्मू कश्मीर में बुरजोम एक ऐसी साइट थी जहाँ पर दफनाया जाता था। ठीक है बच्चों, 19 क्वेश्चन हैं और भी है, मैं देखना चाहता हूँ। बच्चों ये मेरा मतलब हो गए सारे के सारे, बुरजोम लगा लीजिएगा। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपने 1 से लेकर 19 तक अगर इसको आपने एक ऑब्जेक्टिव की तरह ध्यान में बसा लिया, अच्छी बात है। कि आप अगर देखिए एसएससी सीरियल दे रहे हो, यूपी पीसीएस लोअर दे रहे हो, यूपी पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट दे रहे हो, सीधे सीधे लगाया क्लियर आंसर। कितने ज़्यादा कठिन नहीं देगी क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको एक अप्रोच क्रिएट करनी है कि एक डिस्क्रिप्टिव वे में, तो आप मेरे वीडियो एक बार वॉच, अगर आपको ये पहले तो ये बताइएगा कि जो मैंने आज बताया आपको अच्छा लगा, ख़राब लगा, जो भी है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, दोनों। मुझे बिल्कुल वो नहीं लगेगा, मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मैं। जैसा कि आप जानते हो कि ये जो 19 क्वेश्चन है ये सिर्फ एक एमसीक्यू का पार्ट 1 है। ठीक है, अभी मेरे वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं आए, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक ही मैं पहुँचा हूँ, ज़्यादा वीडियो नहीं है, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक ही पहुँचा हूँ। और ये स्टोन एज पे हमारा पहला वीडियो था जो कि यूपी पीसीएस के लिए और एसएससी सीजीएल के लिए बहुत काम में।
अब देखिए इसी साइड में जितने भी 19 क्वेश्चन हैं, इसमें जैसे भीम बेटका वाला है, और यूपीएससी वालों ने भीम बेटका हो गई, भीम बेटका साइट पर, या मैं ये बोलूँ मेसोलिथिक एज पेंटिंग जो दीवारों में पाई जाती है, उस पर मेंस में क्वेश्चन पूछा है, और इस पर मैंने थोड़े एक्सप्लेन करने की कोशिश करी अपने प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे हो, जैसे भी लगे हो, आप प्लीज़ बताइए। ठीक है, मैं MCQ ये पार्ट 1 है, अब मैं आगे भी बनाऊँगा, पहले अपना रिएक्शन दीजिए, मैं और अच्छा बनाऊँगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय।